Very good evening, all of you. हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर डिसोल्यूशन। मैंने आपके साथ डिसोल्यूशन की नियर अबाउट 9 क्लासेस ले ली हैं और डिसोल्यूशन की ऑलमोस्ट सारी की सारी एडजस्टमेंट्स भी कवर करती हैं, बट स्टिल कुछ एक दो एडजस्टमेंट्स और हैं जो बच्चों को कभी कभी डिस्टर्ब कर देती हैं। उनमें से एक आपकी एडजस्टमेंट होती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एक एडजस्टमेंट नॉर्मली स्टूडेंट्स को परेशान करती है और इसके बारे में हमने आपके साथ डिटेल डिस्कशन भी किया था लास्ट क्लास के अंदर। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में हमने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में। मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। कुछ दो बातें होती हैं, एक होता है बियर, यानी सर एक्सपेंसेस हैं किसके। बियर का मतलब होता है फाइनली सर किसके ऊपर इसका बर्डन है, और दूसरा ये होता है सर किसने पे करा। तो पहली चीज थी बियर और दूसरा था पे। ये बस मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। फिर मैंने कहा था सर बियर ऐसा भी हो सकता है कि फर्म बियर करे, यानी खर्चा किसका है, फर्म का। और ऐसा भी हो सकता है किसका खर्चा हो, पार्टनर का खर्चा हो। यानी सर दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, फर्म का भी एक्सपेंस हो सकता है और पार्टनर का भी। याद रखना, अगर फर्म का खर्चा है इट मीन्स एक्सपेंसेस बेयर बाय द फर्म। अगर फर्म का खर्चा है तभी, सिर्फ तभी कौन से अकाउंट में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। क्योंकि सर रियलाइजेशन भी हम किसका बनाते हैं, फर्म का। तो फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड में आ जाएगा खर्चा। बट सर अगर पार्टनर का खर्चा है तो एक बात तो सर कंफर्म हो गई, अगर खर्चा पार्टनर का है तो मैं आपको ये बता देता हूँ रियलाइजेशन में नहीं आएगा। क्योंकि सर हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं, फर्म के, तो रियलाइजेशन में तो आएगा नहीं। अब क्वेश्चन आता है सर पेमेंट का। पेमेंट के लिए भी आपके पास दो तरीके हैं, या तो जब पेमेंट करने की बारी आई तो फर्म पे करेगी, या ऐसा भी हो सकता है कई बार फर्म अवेलेबल नहीं तो कोई पार्टनर होता है तो वो पार्टनर अपनी पॉकेट से पे कर देता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। चार केसेस हो गए, फर्म खर्चा है, फर्म ने पे करा। दूसरा, फर्म का खर्चा है, पार्टनर ने पे किया। तीसरा, पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर ने पे किया। फोर्थ, पार्टनर का खर्चा है और फर्म ने पे किया। तो मैंने इसकी बहुत सारी आपको एंट्रीज बताई थी, किस तरह से आपको एंट्रीज करनी है। तो ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। कहने का मतलब है कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एक तरह से केस नंबर 1 था। ये आप सब बच्चों को मैंने लास्ट क्लास में डिटेल डिस्कशन किया था। मैंने इसकी जर्नल एंट्रीज भी बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि कुछ टीचर्स इसको इस तरह से भी पढ़ाते हैं, बोर्ड तेरा प्रेशर। यानी बच्चों का बीपी हाई हो जाता है जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एग्जाम में आता है। तो एंट्री है बी टू पी। बी का मतलब है जो बियर करता है उसको डेबिट करोगे, और पी का मतलब है जो पे करता है उसको आप क्रेडिट करोगे। तो आपने इस तरह से एंट्री करनी है। जो भी बियर करेगा, या तो फर्म करेगी या पार्टनर, तो डेबिट कर देना। पेमेंट में फर्म करेगी या पार्टनर, उसका नाम लिख देना। और फिर मैंने आपको इसके अंदर एक केस ये भी बताया था कि अगर बियर करा पार्टनर ने, मैं कह रहा हूं बियर किसने करा, पार्टनर ने, तो आपने पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट। इट मींस खर्चा किसका है, पार्टनर का। और मैं ये कह रहा हूँ पे भी पार्टनर ने ही किया, तो नीचे भी आप किसका नाम लिख दोगे, पार्टनर का, फीस कैपिटल। और इससे सर साफ पता लग रहा है डेबिट क्रेडिट आपस में कट गया। इट मींस कभी भी खर्चा, अगर खर्चा भी पार्टनर का है और पार्टनर खुद ही पे कर रहा है,
उसका खर्चा वो खुद ही पे कर रहा है, तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। इस केस में एंट्री नहीं होगी, नो जर्नल एंट्री, ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ कर दिया। बाकी डिटेल के लिए आप मेरी लास्ट क्लास जरूर देखना, जिसमें और आपको समझ आएगा। मैं आगे चलता हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर एक और केस होता है जिसका नाम है केस नंबर 2। क्या है ये, पहले इसके बारे में समझते हैं, केस नंबर 2 क्या कहता है। केस नंबर 2 को समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, और वो एग्जांपल हम लेके चलते हैं कॉन्ट्रैक्टर का। पहले आप मेरी बात प्रैक्टिकली समझेंगे, फिर मैं आऊंगा अकाउंट्स पे। कॉन्ट्रैक्टर मतलब जैसे ठेकेदार होते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं ठेकेदार। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने अपना नोएडा में घर बनवाया, हमने नोएडा में घर बनवाया, तो उसके लिए हमने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, यानी एक ठेकेदार को हमने बुलाया, और हमने उससे पूछा कि मकान बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ने पूछा आपको कितने फ्लोर बनाने हैं। हमने कहा हमें 2 फ्लोर बनाने हैं, ये फर्स्ट फ्लोर बनाना है और उसके ऊपर क्या बनाना है, सेकंड फ्लोर। 2 फ्लोर बनाने हैं, ये बताओ कितना खर्चा आएगा। तो हमने किसको बोला, कॉन्ट्रैक्टर को, इसमें कितना खर्चा आएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपना हिसाब किताब लगाया, और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा 2 फ्लोर बनाने की टोटल कॉस्ट आएगी 11 लाख रुपए। इट मीन्स नोएडा के अंदर अगर आप 2 फ्लोर्स कॉन्ट्रैक्टर से बनवाते हो, जिसको आप बिल्डर भी बोलते हो, ठेकेदार, और उसने कहा मैंने 2 फ्लोर बनाने की टोटल कॉस्ट कितने लूंगी, 11 लाख। अब क्वेश्चन ये है, हमारे बीच में सेटलमेंट हो गया और हमने फाइनली कितने रुपए दे दिए, हमने इनको 11 लाख रुपए पे कर दिए, यानी कॉन्ट्रैक्टर को हमने 11 लाख रुपए दे दिए। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बताओ जब कॉन्ट्रैक्टर मकान बनाएगा, सीमेंट जो वो लेके आएगा उसके पैसे कौन देगा, हम देंगे या कॉन्ट्रैक्टर देगा। ऑफ कोर्स बच्चे कह रहे हैं सर कॉन्ट्रैक्टर देगा उसके पैसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो ब्रिक्स लगती हैं, ईंटें लगती हैं मकान में, उसके पैसे भी कौन देगा। बच्चे कह रहे हैं सर उसके पैसे भी कॉन्ट्रैक्टर देगा। बेटा ध्यान से सुनना, लेबर, लेबर कौन लेके आएगा, सर लेबर भी कॉन्ट्रैक्टर लेके आएगा। लेबर की सैलरी, जिसको आप वेजेस कहते हो अकाउंट में, वो भी कौन पे करेगा, वो भी कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा। इट मींस कुल मिला के सारा का सारा खर्चा किसका होगा, कॉन्ट्रैक्टर का। हमारी सिर से सारी की सारी टेंशन हो गई है खत्म, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन पता है कौन लेगा, टेंशन लेगा कॉन्ट्रैक्टर, और उसके बदले आपने उसे कितने रुपए दे दिए हैं, 11 लाख रुपए दे। तो अब आगे चलते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर खर्चा करने बैठा, 3 पॉसिबिलिटीज है, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्टर खर्चा करने बैठा, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा है। अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस 11 लाख ही हुए, या दूसरी पॉसिबिलिटीज कम हुए 9 लाख, या तीसरी पॉसिबिलिटीज ज्यादा हुए 14 लाख। यानी कॉन्ट्रैक्टर जब खर्चा करने बैठा तो 11 लाख, 9 लाख, 14 लाख, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट आप हमेशा याद रखना ये खर्चा किसका है, कॉन्ट्रैक्टर का। इसका मतलब आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, एक्चुअल एक्सपेंसेस से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप तो बस ये बताओ हमारा कितना खर्चा हुआ। अगर आप अपनी बात करोगे तो हमारा बिल्डिंग, या आप एक्सपेंस बोल दो, हमारा टोटल खर्चा पता है कितना होगा, 11 लाख रुपए। कम हो, ज्यादा हो या बराबर हो, ये सब कुछ किसका, कॉन्ट्रैक्टर का। तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हमारा खर्चा इन एवरी रिस्पेक्ट कितना होगा, 11 लाख ही होगा। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल रहा। अब इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। आप हमेशा याद रखना, मैं 12th पे आ रहा हूँ अब। एक्चुअल एक्सपेंसेस से मुझे मतलब नहीं होना चाहिए, वो जितना मर्जी खर्चा करे, मेरा खर्चा कितना रहेगा, 11 लाख।
और चलते हैं। अब जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्वेश्चन के थ्रू आपको 12th की भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि सर 12th क्लास में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये आपके साथ एक क्वेश्चन है, मैं इसको जरा पहले क्लियर कर दूं। ये मैंने ये लो बेटा, सिर्फ मेन एडजस्टमेंट्स में आप बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, जिससे जब आप बड़ी बड़ी इलिस्ट्रेशंस करोगे तब आपको प्रॉब्लम ना आए। ये लो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर है 12। सर बैलेंस शीट खाली है, यानी जो भी है सब अनरिकॉर्डेड है, खर्चा है। अब मेरे साथ साथ जरा पढ़ना ध्यान से। एक पार्टनर है एक्स, एग्रीड, पार्टनर एक्स एग्री हो गया टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पार्टनर एक्स कह रहा है सारा का सारा खर्चा मेरा। बेटा याद रखना, खर्चा किसका है? पार्टनर का। खर्चा किसका है? पार्टनर का। फॉर दिस सर्विस, ये काम करने के लिए। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये लो, अब और थोड़ा सा मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। फॉर दिस सर्विस ही इज टू बी पेड 500। बेटा ये वही वाली बात हो गई, हमने एक्स को 500 रुपए दिए, यानी सर ये है हमारी फर्म। आप अभी आगे मत पढ़ो, मेरे साथ साथ समझो। फर्म ने, एक पार्टनर है जिसका नाम था एक्स, फर्म ने कहा हम आपको 500 रुपए देंगे। हम आपको सिर्फ कितने रुपए देंगे? 500 रुपए। और एक्स ने कहा ठीक है, जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी एक्सपेंस होगा, दैट विल बी बियर बाय मी। एक्स कहता है जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा मेरा, आप बस मुझे कितना पैसा दे दो? 500 रुपए दे दो। समहाउ कॉन्ट्रैक्टर वाली बात हो गई, आपने 500 रुपए दिए, अब सारी सरदर्दी किसकी है? एक्स की। एक्स कह रहा है मैं बियर करूंगा। आगे चलते हैं। एक्चुअल में, एक्चुअल में जब एक्सपेंस हुए तो कितने हुए? 800 रुपए। यानी सर जब ये एक्स पे करने बैठा तो इसके एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हुआ? एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ 800 रुपए। ये इसका एक्चुअल एक्सपेंस है। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, एक्चुअल एक्सपेंस इसका कितना हुआ? 800 रुपीज। उससे हमें क्या मतलब? वो उसका खर्चा है। आप तो ये बताओ, फर्म के अकाउंट्स बना रहे हो, फर्म ने कितना पैसा पे करा? 500 रुपए। तो फर्म का कितना खर्चा हुआ? 500 रुपए। एक्चुअल से मुझे क्या मतलब? वो कॉन्ट्रैक्टर जाने, उसकी सरदर्दी जाने। और आगे लिखा है 800 रुपए पेड बाई एक्स फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। ऑफ कोर्स सर, पर्सनली वो खुद ही पे करेगा, यानी वो अपनी पॉकेट से ही पे करेगा। उसका खर्चा है, वो अपनी पॉकेट से पे करेगा। तो आपको सिर्फ वो कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने एक्चुअल एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है। मुझे बताओ हमारा कितना खर्चा है? 500 रुपए। अब ये खर्चा हमने कितना दिया है? ध्यान से देखो, सारे सारे खर्चे कहाँ चले जाते हैं? रियलाइजेशन में। और ये खर्चा हमने पता है किसको दिया है? हमने सर एक्स को दिया है, एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 500। तो आपको अपने एक्सपेंस से मतलब है, याद रखना एक्चुअल एक्सपेंस नहीं आते। वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमें बात समझ आ गई है कि एक्चुअल एक्सपेंस को लेके नहीं आना। ये वो कॉन्ट्रैक्टर वाला एग्जाम्पल हो चुका है आपके लिए। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, कह रहा सर एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में यहाँ लिखा है एक्स ने अपनी पॉकेट से पैसे दिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। कह रहा सर अगर इसी क्वेश्चन, क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया, बट एक बच्चे का डाउट आया है, सर अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस उसने अपनी पॉकेट से दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा सही बात, उसका खर्चा है, वो अपनी पॉकेट से दे रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे। बट अगर सर उसने ये पैसा बेटा ध्यान से देखो,
फर्म के बैंक अकाउंट से निकाल लिया। बेटा एक्स ने 800 रुपए, ये 800 रुपए उसको अपनी पॉकेट से देने थे, बट उसने कहाँ से निकाल लिए? हमारी फर्म के बैंक अकाउंट से निकाल लिए। पहली बात ये बताओ आप सारे, ये सही किया या गलत किया? जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, ये सही किया या गलत किया? हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल गलत किया, घोर अन्याय है। वेरी गुड, बच्चा अन्याय हिंदी में लिख के बता रहा है मुझे मैसेज में। घोर अन्याय है सर, उसको पैसा फॉर्म से नहीं निकालना था। बेटा बस आप हमेशा एक बात याद रखा करो, अन्याय तो है, मैं भी मानता हूँ, और मुझे इस बात का बहुत दुख भी है कि अन्याय हो रहा है, बट हमारा जीवन पता है क्या है दोस्तों? हम अकाउंटेंट हैं, हमारा जीवन इस मोह माया से दूर है। आपने बस क्या करना है, घर बैठे बैठे इसकी जर्नल एंट्री पास करनी, दुख से बाहर आओ। बेटा पैसा कहाँ से निकल रहा है? पैसा बैंक से जा रहा है। आप सब बच्चों को पता है जब पैसा बैंक से जाता है तो बैंक को हम क्या कर देते हैं? बैंक को हम कर देते हैं क्रेडिट, क्योंकि हमारी फर्म का पैसा जा रहा है। अब दिक्कत है सर, मैं डेबिट किसे करूं? आप खुद बताओ, मुझे ये पैसा, फर्म को ये पैसा किससे लेना चाहिए? क्या इसे खुद देना चाहिए या इसे किसी से मांगना चाहिए? सर इसको एक्स से मांगना चाहिए, क्योंकि खर्चा एक्स का था। वेरी गुड सर, ये इस प्रकार की एंट्री लग रही है जैसे ड्राइंग्स होते हैं। बेटा बिल्कुल, ड्राइंग्स भी ऐसा ही होता है कि आपका पर्सनल खर्चा था और आपने पैसे निकाल लिए फर्म के बैंक से, तो आपको उसको एंट्री करनी चाहिए, ये वाली एक्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, हमें ये भी बात आपकी समझ आ गई कि फर्म की किस तरह से हम एंट्री करते हैं, और उसके अंदर हमारा केस नंबर सेकंड भी खत्म हो गया। ये एंट्री आप तब करोगे जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा, बेटा मिक्स मत कर देना। एंट्री तब करोगे जब क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि पैसे उसने कहाँ से लिए हैं, फर्म के बैंक से लिए हैं। अदरवाइज नॉर्मल एंट्री करोगे, नॉर्मल एक्सपेंस की, ठीक है। और अगर ओन पॉकेट होगा तो आप जनरल एंट्री नहीं करोगे। यहाँ तक हमने आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में और थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करी आपके साथ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर है 4। अब पहले फिर हमारी नजर गई बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे तो मैंने क्रेडिटर्स को क्रॉस में ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। हमने लिखा बाई क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया? 25। अब बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा सर, इसकी पेमेंट की बारी आ रही है और उसके लिए हम पढ़ेंगे अब एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन आ लायबिलिटी, यानी सर जब हम बिजनेस बंद कर रहे थे एक लायबिलिटी थी अंडर द सुट फॉर डैमेजेस। सुट फॉर डैमेजेस का मतलब होता है आपके ऊपर किसी ने कोर्ट में केस किया है। अच्छा। किसी ने कोर्ट में केस किया हुआ था, इज नाउ सेटल्ड। वो फाइनली सेटल्ड कितने रुपए में हो गया? वो 13,000 में सेटल हो गया। अगर मैं आगे ना पढ़ूं तो मैं इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलूंगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कोर्ट में जो केस किया है वो कब सेटल होगा, तो दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बट आगे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ते हैं। एज अगेंस्ट, यानी इस 13,000 में से 4,000 ओनली, इस 13,000 में से 4,000 ओनली प्रोवाइडेड इन द बुक्स। क्या आप मुझे बता सकते हो बुक्स का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। इसका मतलब सर 4,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है, तो आप कह रहे थे 13,000 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है।
मैं कह रहा हूँ 13,000 में से 4,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। फोर इट नाइन मीन्स अनरिकॉर्डेड पता है कितनी हुई? 9,000। 9,000। इसका मतलब सर ये जो क्रेडिटर्स हैं, इसको मैं बस आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इसमें 4,000 तो वो वाले हैं जो आप किसी ने आपके ऊपर केस फाइल किया था, और हाँ बाकी के कितने हुए? 21,000। अब मैं यहाँ पे पेमेंट करने जा रहा हूँ टू कैश। मैं 2 बार पेमेंट कर देता हूँ, कैश और कैश की। ठीक। एक बार मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ जिसका नाम है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। 9,000। अनरिकॉर्डेड कितनी बची है? 9,000। 9,000 और अब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ जो मेन रिकॉर्ड। आपके क्रेडिटर्स थे। वो टोटल क्रेडिटर्स थे आपके 25। 21,000 तो वैसे ही थे और 4,000 अलग से। तो ये है आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और उसकी पेमेंट। ठीक है। एनी डाउट्स? नो सर। क्लियर है? यस सर। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। एक और मुझे आपको पॉइंट कराना था, वो एडजस्टमेंट है ये वाली। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, क्या आपको पता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं सर। नाम से थोड़ा सा इंडिकेट करो, थोड़ा सा गेस करो। हम करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 8। ना लायबिलिटी में है ना असेट में है, यानी पक्का क्या होगी? अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड। कह रहे हैं देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। जॉइंट का मतलब सारे पार्टनर्स मिलकर अपनी क्या कराते हैं? जीवन बीमा, लाइफ की पॉलिसी कराते हैं सारे पार्टनर्स। अच्छा। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ये एक इंश्योरेंस होती है, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सारा का सारा 80,000 मिलेगा फर्म को। पार्टनर को नहीं मिलेगा, फर्म को मिलेगा, और फिर फर्म उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स बांट लेते हैं। ये अच्छा। होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बट ये पैसा कब मिलेगा? 80,000 इन केस ऑफ डेथ। डेथ ऑफ अ बट सर पार्टनर। हम डेथ चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिसोल्यूशन। द फर्म वॉज डिसॉल्व। फर्म हाँ। डिसॉल्व हो गई। पॉलिसी वॉज सरेंडर। हमने इस पॉलिसी को खत्म करा, और जब पॉलिसी को खत्म करा तो मात्र 18,000 आपको मिले। कितने मिले आपको? 18,000। तो मैं अकाउंट्स में आपको समझा देता हूँ सर, ये एक तरह से आपको फायदा है, और इसको आप बोलते हो अनरिकॉर्डेड असेट। टू बैंक। आपको, हाँ बाय जी, बैंक। बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट्स आते कहाँ हैं? क्रेडिट प्रॉफिट्स में। आते हैं क्रेडिट साइड में। सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में आते हैं। आप यहाँ लिखोगे बाय बाय। टू लिखेंगे बाय या बाय लिखेंगे? बाय। बाय बैंक। कितना फायदा होगा? सिर्फ 18,000। 18। क्योंकि सर डेथ नहीं हुई, चैप्टर डिसोल्यूशन है, और दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड असेट। ये होती है आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आप मुझे फटाफट क्या इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हो? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वेरी गुड। तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब हम देखते हैं और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स बचे हैं। और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये भी सम हाउ उसी एक्सपेंसेस के बारे में है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जरा आराम से एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट भी मिल जाएगा।
पॉइंट नंबर हमारा आ गया 11। अब बात चल रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ कि ये एक फर्म है और ये है एक पार्टनर एक्स। अब इनके बीच में क्या डिस्कशन हो रही है। पार्टनर एक्स बोल रहा है एग्रीड, पार्टनर इस बात के लिए एग्री हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, किस बात के लिए एग्री हो गया, To टू bear the बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कह रहा है सारा का सारा खर्चा मेरा, यानी याद रखना एक्स कहता है मैं खर्चा लूंगा, बियर करूंगा सारा एक्सपेंस। अब एक्स कह रहा है खर्चा तो सारा मैं बियर कर लूंगा मगर मैं हाँ फ्री में थोड़ी काम करूंगा। फॉर दिस सर्विस, इस सर्विस के लिए ही इज टू रियम्बर्स्ड ₹500। रियम्बर्स का मतलब होता है फर्म ने कहा आप इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो, सारा खर्चा आप करने का वादा कर रहे हो, इसके लिए हम आपको 500 ₹500 देने का वचन देते हैं। यानी हम कितने देंगे आपको? ₹500। बस हम आपको ₹500 देंगे, बाकी सारा खर्चा आपका। अब आगे चलते हैं। एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितने हुए? अमाउंटिंग टू ₹800। यानी सर फाइनली जब ये खर्चा करने गया तो इसका एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ? एक्चुअल एक्सपेंस हुआ ₹800। इस पूरी कहानी में पहले तो ये हमें समझ आना चाहिए कि सर हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं? हम अकाउंट्स बना रहे हैं फर्म के। फर्म ने कितना पैसा पे करा है? 500 तो पहली बात तो सर फर्म की क्या होगी? फर्म क्या करेगा? फर्म के लिए खर्चा होगा to access facility 15,500। तो फर्म ने अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ डालते हैं? डेबिट में। मुझे बताओ कितना एक्सपेंस हुआ फर्म का? 500 500। और यहाँ पता है किसका नाम लिखेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट। ये फर्म का खर्चा है, फर्म ने एक्स को दे दिए 500। अब सर दूसरा क्वेश्चन आएगा ये, सर ये जो 800 रुपए का एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है, ये एक्सपेंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन बियर करेगा? X एक्स बियर करेगा। तो इससे हमें एंट्री कुछ नहीं करनी, बिकॉज ये खर्चा किसका है? एक्स का खर्चा है। बट 12th क्लास में एक स्मार्ट काम किया जाता है। सर क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि ये खर्चा पे किसने करा है, ये खर्चा किसने पे करा है। जैसे क्वेश्चन देखो साइलेंट है, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं? 800 रुपए। किसने पे करा है? टू होम इट इज पेड, बाय होम X इट पेड। किसने X पे किया है? ऑफ कोर्स सर, पे पता है कौन करेगा? पे कौन करेगा? एक्स करेगा, क्योंकि सर एक्स का खर्चा है। और अगर एक्स पे करेगा तो क्या आप कोई जर्नल एंट्री करोगे? नहीं नो जर्नल एंट्री। बट अगर क्वेश्चन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसकी एंट्री नहीं करोगे। बट क्वेश्चन ने अगर ये लिख दिया कि ये खर्चा आपने फर्म के बैंक से निकाला है, फर्म के तो बैंक अकाउंट से निकाला है। 800 पूरा होगा फिर हाँ, 800 का पैसा फर्म से निकाला है, तो ये वही बात हो गई, इसको भूल जाओ। ये वो बात हो गई कि सर 800 रुपए एक्स का एक्सपेंस है, पर्सनल खर्चा है एक्स का। पैसे कहाँ से निकाले? फर्म से। तो ये काइंड ऑफ क्या बन गई आपकी? ड्राइंग्स। अगर ऐसा होता तो ये ड्राइंग्स की एंट्री करनी पड़ती मुझे। पैसा कहाँ से निकल के गया है? फर्म के अकाउंट से, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और ऊपर पता है मैं किसका नाम लिखूंगा? एक्स का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये एक तरह से ड्राइंग्स है। उसका पर्सनल खर्चा था जो उसने फर्म से निकाल लिया। तो ये दो ट्रीटमेंट करोगे। इट मीन सर क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। ये 800 रुपए किसका खर्चा है? पॉइंट क्लियर है आपको? yes sir एनी डाउट्स? no sir ये भी हमारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करा दी हैं।
अब आप मुझे एक चीज बताओ,